नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर चलती है। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट कमेंट करके बताते हुए चलेंगे आप लोग को मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं कमेंट जो है करके बताते हुए चलेंगे। नोटिफिकेशन आज लगता है नहीं गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं भाई साहब, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे और आप लोग को कोई जो दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में सबको पता ही है क्या होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी पर नहीं जुड़े हमसे तो आप लोग हमसे अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हैं। डेली आपकी यहाँ पर 2 से 3 क्लासेस लाइव चलती हैं, तो आप लोग अनअकैडमी पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरी प्रोफाइल का। मेरी क्लास को लेने के लिए अगर इनवाइट कोड मांगता है तो आप लोग इस कोड का यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है भाई डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग हमारे इनवाइट कोड से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसी कोड की मदद से आप लोग को और क्या मिल जाएगा भाई, अगर आप लोग प्लस पे आओगे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल बेस्ट तरीके से, तो आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो अगर आप लोग प्लस में जुड़ते हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सब लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? यस और नो? सब लोग कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं भाई साहब, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, मिथिलेश कुमारी बताइए किन्हें कहते हैं? मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट जवाब दोस्तों यहाँ पर सीता जी को कहा जाता है। मिथिलेश कुमारी मिथिला के राजा जनक की पुत्री अर्थात सीता जी को कहा जाता है। इसका और भी पर्यायवाची हम अगर बोले तो वैदेही कहते हैं इनको, जानकी कहते हैं, जनक सुता कहते हैं, भूमिजा रामप्रिया कहते हैं। ये सब नाम से हम लोग इनको जानते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रणय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए है प्रणय, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जी हाँ, इसका पीडीएफ देखिए, अभी तक मैंने 2-3 पीडीएफ पेंडिंग हो गए हैं, बट अभी करंट अफेयर और पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। अब जो भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा तो बस आपको करना क्या है, वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम पर आपको फॉलो करते रहना है। एक साथ मैं आपको जो पीडीएफ से दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। चलिए इसका जवाब देखिए, यहाँ पर सभी लोगों ने दे दिया था भैया, क्या कहा जाता है? सख्य भाव मिश्रित अनुराग को। जवाब तो दे दिया था प्रणय। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? चलिए बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आभ्यंतर का जो सही अर्थ है वो आपका किसी वस्तु के भीतरी भाग, यानी कि किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है वो आपका आभ्यंतर कहलाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसी वस्तु का भीतरी भाग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपसे कह रहा है, अध्याहार का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है अध्याहार, इसका अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब दे रहा है यहाँ पर। तो चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं अध्याहार के बारे में, तो अध्याहार का अर्थ होता है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, ये आपका क्या कहलाता है? अध्याहार कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? जी हाँ, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चलो, और स्पेशली अगर आप हिंदी के लिए अगर आपके मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर हिंदी, करंट अफेयर, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको हर एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपके स्पेशली यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए दे रहा हूँ। तो नीचे लिंक दिया गया सेकंड चैनल का, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कह रहा है यहाँ पर, कीर शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बताइए सर, कीर शब्द का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं कीर शब्द के बारे में, तो दोस्तों कीर शब्द का अर्थ देखिए, सी जवाब आ रहा है। कुछ लोग अलग जवाब दे रहे हैं, बट याद रखिएगा कीर का मतलब होता है तोता। कीर शब्द का अर्थ क्या होता है? तोता। या कीर के और भी अन्य अर्थ होते हैं, कश्मीर राज्य, कश्मीर का निवासी, ये भी होता है कीर का मतलब। तो कभी मान लीजिए तोता नहीं आता है, वो आता है, तो आप वो जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, शकल, शकल का अर्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग जवाब दीजिए, शकल का अर्थ क्या है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। संपूर्ण कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग टुकड़ा बोल रहे हैं। देखिए एक शकल होता है, जो आपका ये वाला शकल होता है इसका मतलब होता है संपूर्ण, लेकिन जो ये वाला शकल होता है इसका मतलब होता है टुकड़ा। तो जो लोग यहाँ पर बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं, तो बी वाले यहाँ पर सिर्फ करेक्ट हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। क्लियर है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से हर क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है आश्रित का अर्थ क्या है, बताइए सर, आश्रित का अर्थ क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए सभी लोग। 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा आश्रित जो है इसका मतलब होता है खाया हुआ। याद रखिएगा जितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं आश्रित मतलब खाया, देखिए ये बड़ा सा है तो यहाँ पर इसका खाया हुआ हो जाएगा। लेकिन यही मान लीजिए आपका आश्रित कुछ इस तरह से लिखा होता, मान लीजिए आपका ये वाला आश्रित लिखा होता तो इसका मतलब होता है काला। क्लियर है, तो आश्रित मतलब खाया हुआ, आश्रित मतलब काला, तो दोनों में अंतर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है। वीडियो को लाइक करते हुए चलो शेयर करो यार, कम से कम पहुंचा दो, 100-200 लोग तक कम से कम पहुंचा ही दो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। क्लियर है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर कह रहा है बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल शब्द का चयन करना भाई, आभूषण, अलंकार, जेवर और नागर, इनमें आपको बताना है कौन सा अलग है। तो चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी के बारे में, जो भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं नागर, वो यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर बेमेल क्योंकि आभूषण, अलंकार, जेवर ये आपके समानार्थी है, लेकिन नागर जो है आपका बिल्कुल अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बताइए सर, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है आप सभी को। चलिए वलय का मतलब सबको पता है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। कुछ लोग वृक्ष की छाल सोच रहे हैं, बट नहीं सर, वृक्ष की छाल नहीं होता है। वलय का मतलब होता है कुल मिलाकर के गोलाकार घेरा। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। बताइए सर, अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए सभी लोग। 10 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। जी हाँ बिल्कुल, आवाज़ तो क्लियर आ रही है आई होप। तो अतः शब्द का जो समानार्थी होता है वो होता है आपका क्या, अतएव। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जी हाँ सर, अतएव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है यार, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अतियुक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। बताइए, अतियुक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, अतियुक्त का मतलब होता है, याद रखिएगा, बढ़ा चढ़ा कर। जैसे अतिशयोक्ति से अतियुक्ति बना है तो बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर जो लोग डी बोले थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। बताइए, सबको पता होना चाहिए भाई मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। चलिए जवाब देते हैं 12 का कौन कौन दे रहा है यहाँ पर। चलिए 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर, 12 का आंसर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है भाई, मीनाक्षी का अर्थ होता है जिसकी आंखें मछली के आँख जैसी हो, यानी कि मछली की आँख तरह गोल आँखों वाली। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर सबका देखने को मिल रहा है। उम्दा तो वो क्रिकेट में होता है ना, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और काफ़ी सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख बोलियों की तरफ और हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली जो कुछ अशुद्धियाँ हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। और वहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर सबका आ रहा है। तो भैया याद रखिएगा, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, 14 सितंबर 1949। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है। तो 100% लोगों ने यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। सबको पता भाई हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब भाई यहाँ पर देवनागरी लिपि। तो जितने लोग यहाँ पर आपका देवनागरी लिपि बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। जी हाँ सर, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्लियर है सर। इसके अलावा पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। बताइए, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर
3 का सभी लोग कि भैया किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। तो काशिका भैया याद रखिएगा यहाँ पर जो वाराणसी की बोली है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र की जो बोली है उनको काशिका कहा गया। काशिका बोली भोजपुरी का ही एक रूप है। इसमें हिंदी, उर्दू और भोजपुरी शब्द के जो भोजपुरी के जो शब्द हैं वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि ऊ हमार के खेल ही ना देत रहे कहाँ की बोली है। बताइए, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे, बताइए। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और देखते हैं कौन यहाँ पर जवाब देता है। चलिए, ऊ हमरा के खेल ही ना देत रहे, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भैया, ये है भोजपुरी। भोजपुरी में ऐसे ही बोला जाता है, ऊ हमरा का खेल ही ना देत रहे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भोजपुरी में क्या होता है ना, सर्वनाम जो होते हैं हम उसको हमरा, हमनी, हमनी का, तोहरा, तोहनी का, ऐसे कुछ मतलब बोल करके बोलते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाता है। बताइए, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल उम्दा जवाब। तो ऑप्शन नंबर जिसका बी है उपभाषा, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो यार, इतने सारे लोग जुड़ रहे हो और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो ये नहीं फेयर है। क्या यार, लाइक करने में आपका हाथ दर्द करने लगता है क्या यार? अगर आपको मैं फ्री में इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो को। अभी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे कमेंट करेंगे, सर लाइक करने वाले अपने आप लाइक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है सर। मेरा काम है जो कहना वो मैं कहूँगा। आप लोग प्लीज़ अपनी एडवाइस अपने पास रखें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ। कभी कभी मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी। 6 नंबर का जवाब दीजिए भाई। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। विख्यात बोलियों की बात कर रहा सर। वैसे तो आपकी हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ हैं, बट विख्यात बोलियाँ याद रखिएगा आपकी 5 हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो विख्यात बोलियाँ हैं वो आपकी 5 हैं। मारवाड़ी, कौरवी, ब्रजभाषा, अवधी और भोजपुरी, ये हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं। समझ में आ गया ना। तो स्पष्ट है कि हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियाँ हैं। समझ में आ रहा है ना सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए सभी लोग कि ब्रजभाषा का जो विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है। चलिए 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा शौर सेनी, बहुत ही बार रिपीट, बहुत बार बताया भी जा चुका है। तो ब्रजभाषा का जो विकास है वो सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है और ब्रजभाषा का शुद्ध रूप जो है वो मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में है। थोड़े बहुत मिश्रण के साथ बरेली में, बदायूं में, एटा में, मैनपुरी में और भी बहुत सारी जगह पर ये जो ब्रजभाषा है वो बोली जाती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। जो ब्रज है वो हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई होप सबको आंसर पता होगा। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू भी हो गया है। तो ब्रज जो है बेसिकली आपकी पश्चिमी हिंदी की, बिल्कुल सही जवाब है सर। ब्रज जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषा में से एक है। ब्रज हो गया सर, इसके अलावा कन्नौजी हो गया, बुंदेली हो गया, खड़ी बोली हो गया, राजस्थानी हो गया, ये सारे के सारे आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी आ जाती है, बघेली को मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ी को मान सकते हैं, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है सर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 343, जो आपका अनुच्छेद नंबर 343 है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है और 343 का जो पहला भाग है उसके अकॉर्डिंग संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया है। तो इसको स्किप करेंगे क्योंकि सबको पता है हिंदी भाषा को, तो इसको स्किप कर देते हैं, ज़्यादा इस पर समय वेस्ट नहीं करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो आपसे कह रहा है कि मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी बोली जाती है। बताइए, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए 11 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ब्रज भाषा है वो बेसिकली बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास जो है सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है और यह मथुरा, वृंदावन, आगरा, अलीगढ़ आदि जिलों में बोली जाती है।
इसके अलावा दोस्तों इस भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, कोई बताना चाहेगा? जी हाँ, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि बहुत सारे लोग हैं। सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं। जी हाँ, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। बिहारी जी भी, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? बताइए सर, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? 12 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो 12 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही सर है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो पहाड़ी लैंग्वेज है, जो पहाड़न वाली लैंग्वेज होती है, वो नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? यार अगर आपको मज़ा आ रहा है, अगर आपको टेस्ट देने में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और शेयर करना या वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो 13 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि इनमें से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। उसी तरह का क्वेश्चन है बट ऑप्शंस अलग अलग हैं। देखिए जवाब यहाँ पर क्वेश्चन देखते ही आना शुरू हो गया तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है उसका ये भी बताइए कि क्यों नहीं है। चलिए कहाँ की है वो? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, मेवाती। कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बात है। मेवाती जो बोली है दोस्तों वो आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि ये कहाँ की है? जी हाँ, हरियाणा में बोली जाती है। और राजस्थान, जी हाँ कुछ लोग राजस्थान बोल रहे हैं तो राजस्थान की बोली है। और इसके अलावा कन्नौजी, भोजपुरी और ब्रज की बात करते हैं तो ये सारी की सारी आपकी उत्तर प्रदेश की बोलियाँ हैं। बिल्कुल सही बात है सर। चलिए बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए रेडी हैं सभी लोग? तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। यहाँ पर जो कौन सी बोली है आपकी उत्तर प्रदेश की नहीं है? 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो आपकी बोली कौन सी सर? आपकी जो जयपुरी बोली है, याद रखिएगा जो आपकी जयपुरी बोली है, बिल्कुल सही बात है। ये आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, राजस्थान की बोली है। कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपकी उत्तर प्रदेश के अंडर में आती हैं। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बोली आपकी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है आई होप। चलिए 15 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर दो बोलियाँ ऐसी दी गई है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। यहाँ पर कन्नौजी और आपकी जो बुंदेली है, यानी कि सी और डी। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन में ऑप्शन दो दे दिया है तो यहाँ पर सी और डी दोनों यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर कन्नौजी भी बोली जाती है और बुंदेली दोनों बोली जाती है। कन्नौजी बोली आपकी कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और आदि में बोली जाती है। बुंदेली आपकी झांसी, जालौन, हमीरपुर, यहाँ सब बोला जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों को आप लोग सही मानेंगे और इसलिए जो लोग सी और डी दोनों बोल रहे थे दोनों लोग यहाँ पर सही हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि भाई इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बताइए इलाहाबाद में बोली जाने वाली कौन सी बोली है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा सर इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद में आपकी बिल्कुल सही अवधी बोली बोली जाती है। आपकी जो अवध वाला क्षेत्र है, इलाहाबाद, लखनऊ, आपका बस्ती हो गया, हम जहाँ रहते हैं मतलब फैजाबाद, अयोध्या, यहाँ पर बेसिकली आपकी अवधी बोली जो है बोली जाती है। क्लियर है सर? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? बताइए कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है? देखिए यहाँ पर इतने लोग जुड़े हो, वीडियो का टेस्ट दे रहे हो, यानी वीडियो दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोग वीडियो अगर आप पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलना और सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगातार देखने को मिल रही होंगी। तो सेकंड चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जाकर के जुड़ो यार, आपको बहुत मज़ा आने वाला वहाँ पर भी। चलिए यहाँ पर इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया 17 का। तो बिल्कुल सही जवाब है भाई, द्रविड़ भाषा परिवार का कन्नड़ का जो संबंध है वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार से है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? बताइए काजू जो शब्द है इसका संबंध बेसिकली किस भाषा से है? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा जो काजू शब्द है इसका संबंध पुर्तगाली भाषा से है। बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग यहाँ पर पुर्तगाली बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सर? तो पुर्तगाली करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है हाड़ौती बोली कहाँ की है? अभी हाड़ौती बोली के बारे में एक ऑप्शन में आया था एक जगह, तो हाड़ौती बोली आपको बताना है बेसिकली है कहाँ की है। चलिए हाड़ौती बोली याद रखिएगा दोस्तों आपकी ये
पश्चिमी राजस्थान कुछ लोग बोल रहे हैं, बट यहाँ पर भैया पश्चिमी नहीं है, ये आपकी पूर्वी राजस्थान की है। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं पूर्वी राजस्थान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हड़ौती भाषा जो है पूर्वी व मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, और ये बोली जो है कोटा में, आप लोग गए हो अगर कभी, कोटा में, शाहपुर में, उदयपुर में ये बोली जाने वाली बोली है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आपसे कह रहा है गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली है, गाजीपुर, बताइए गाजीपुर सबको पता है कहाँ पड़ता है, यूपी ईस्ट, बिल्कुल सही बात है। तो भैया उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है आपकी भोजपुरी है, और यहाँ पर हम बात करते हैं जो पूर्वांचल ज़िले हैं वहाँ पर बेसिकली भोजपुरी ही बोली जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो गाजीपुर में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी कौन सी है सर, भोजपुरी है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना है। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। कल का टॉपिक यही रहेगा, कल अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद वाले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कल के टॉपिक को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जवाब दीजिए। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, डिजास्टर टू एनवायरनमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो बिल्कुल सही सर, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की सबसे बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही बात है सर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की सबसे बड़ी समस्या है। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर बताइए कौन सा राज्य हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लोग हिंदी बोलते हैं, बिहार में भी लोग हिंदी बोलते हैं, झारखंड में भी देखा जाए तो हिंदी भोजपुरी ये सब बोली जाती है। बट आपकी महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बेसिकली आपका हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं बल्कि मराठी भाषी राज्य के अंतर्गत आने वाला राज्य है। समझ में आ गया ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पर आप बेसिकली आपकी हिंदी बोली जाती है। दिल्ली सब जगह हिंदी बोली जाती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 पर। तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली जो है इसका प्रथम महाकाव्य कौन सा है। चलिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा सर, आपका जो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, प्रिय प्रवास यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। जो छत्तीसगढ़ी है वो किस भाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग जवाब दीजिए। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जो छत्तीसगढ़ी है वो आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी जो है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। कुछ लोग यहाँ पश्चिमी बोल रहे हैं भाई, छत्तीसगढ़ी जो है आपकी, देखो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी आपका पूर्वी के अंदर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। बताइए जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए सभी लोग, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही है सर, ढूढ़ाड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढूढ़ाड़ी जो है आपका वो जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो इस ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जवाब दिए सभी लोग, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। तो जो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सा भैया, यहाँ पर जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, सौर सैनी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हिंदी जो खड़ी बोली का विकास है वो आपका सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इससे विकसित अन्य बोलियाँ हैं, और कौन कौन सी बोलियाँ इससे विकसित हैं सर, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, ब्रजभाषा है, ये सारी की सारी हिंदी खड़ी बोली का बेसिकली सौर सैनी अपभ्रंश से इनका विकास हुआ है। चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। बताइए पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा सर, पूर्वी हिंदी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आपकी जो जयपुरी है वो नहीं बोली जाती है। बिल्कुल सही बात है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियाँ हैं, बट जो आपका जयपुरी है ये बेसिकली आपका नहीं बोला जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है कि भाई कौन सी बोली
बिहार की नहीं है? बताइए सर, कौन सी बोली जो है वो बिहार की नहीं है? 29 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भैया, जो बिहार की है यहाँ पर कह रहा है कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर जो जयपुरी बोली है, बिल्कुल फिर से वही सेम ऑप्शन जो इसका सी है जयपुरी, ये दोस्तों आपकी बिहार की बोली नहीं है। क्लियर है सर? तो अभी 2 टॉपिक मैंने आपको कवर करवाए। मैंने बताया ना, काफ़ी लोग कह रहे थे सर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हो, आप रैंडम क्वेश्चन नहीं करवाते हो, तो आज वो भी मैंने आप सबके लिए यहाँ पर सुविधा रखा है। अभी साइंस को थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, साइंस के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अलग लाइव टेस्ट ले लूँगा। तो अब बढ़ेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन की ओर जहाँ पर आपको कुछ रैंडम क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। 25 क्वेश्चन लगभग आपके यहाँ पर होने वाले हैं। 25 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भैया निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? बताइए, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? जवाब देखिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो करेक्ट है भैया। जो आपका आशुभाषण है, आशुभाषण जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशुभाषण का मतलब क्या होता है? जैसे क्या होता है ना कि जैसे आप भाषण देने जा रहे हो और भाषण के ठीक पहले आपको सब्जेक्ट यानी कि विषय बताया जाए, वो आपका आशुभाषण कहलाता है। यानी कि भाषण के जस्ट पहले, स्पीच के सब जस्ट पहले। समझ में आ रहा है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? बताइए सर, हिंदी भाषा में पूछ रहा है कितनी बोलियां हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में हिंट दिया था, तो प्रमुख रूप से तो आपकी 5 बोलियां हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल बोलियां कितनी हैं? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 18 बोलियां। याद रखिएगा, हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं, जिनको 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, और इसके अलावा और कौन सा? बिहारी हिंदी। तो ये टोटल 5 उपभाषा में बदला गया है। क्लियर है? विभक्त किया गया है। चलिए सर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सभी लोग जवाब दीजिए कि भैया भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है? भारतेंदु युग में निकलने वाली जो पत्रिका युग्म है वो कौन सी है? जो ऐसी कौन सी पत्रिका युग्म है जो आपका भारतेंदु युग में निकलता था? चलिए जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो जी हाँ, करवा चुका हूँ पहले, कोई बात नहीं, आपका रिपीट ही होगा। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जिसका ए है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये जो पत्रिका युग्म है वो भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। और कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है वो 1968 में हुआ था काशी से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, और ये एक मासिक पत्रिका थी। इसके अलावा जो हिंदी प्रदीप है, इसका जो प्रकाशन है 1877 में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तद्भव पत्रिका, इसके इस संपादक के नाम बताइए। 4 का आंसर देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, जो तद्भव पत्रिका है इसके संपादक कौन है? अखिलेश जी हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, और यह एक मासिक पत्रिका है जो मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर देखिए, आपके जो और भी छात्र हैं ना, यूपी टेट वाले छात्र हैं, सी टेट वाले छात्र हैं, या अदर एग्जाम की जो तैयारी करने वाले छात्र, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, चाहे MP की हिंदी हो, चाहे राजस्थान की हिंदी हो, सब इसी तरह की आती है। तो सब लोग जोड़ो यार, सबको आप लोग शेयर करो। ये हिंदी का टेस्ट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 5 का जवाब दीजिए सब लोग, और UPSI के लिए भी स्पेशली मैं कह रहा हूँ। तो 5 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, जगनिक, जो आपके जगनिक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, 12 बरस लो कुकर जीव है, ये आपके जगनिक जो हैं इनकी ये रचना है, ये इनकी पंक्ति की रचना है। परमाल रासो, इनकी एक कृति थी परमाल रासो, जिसको आला खंड बोलते हैं, वहाँ से लिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भैया किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए भैया। निम्नलिखित में से किस हिंदी भाषा में किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मॉरिशस। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है मॉरिशस, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग जवाब दीजिए सर कि सूरसागर जो भाषा है, वो सूरसागर जो है वो किस भाषा की रचना है? सूरसागर एक रचना है, वो किस भाषा की रचना है? 7 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए आ रहा है। तो सूरसागर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल सही बात है, ब्रज भाषा की रचना है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ब्रज भाषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सर? सूरदास जी के एक पंक्ति है कृष्ण भक्ति की, एक उन्होंने काव्य लिखा था, वहाँ से लिया गया है। कृष्ण भक्ति को लेकर के कृष्ण जी की वहाँ पर लीलाओं का वर्णन किया है। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन कि वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता किसने लिखी है? बताइए, वीरों का कैसा हो वसंत, ये कविता जो है किसने लिखी है?
जी हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो भैया सबको दिल से बधाई। और आप सब भी एक टीचर हो, आप सब से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। ये ज़िंदगी ना, ज़िंदगी सबसे बड़ा जो अध्यापक है वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाती है, समझ में आ रहा ना। तो सबसे पहले तो आप जो ये लाइफ हमको मिली है इसको आप बोलो हैप्पी टीचर्स डे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो वीरों का कैसा हो पसंद, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। यार मज़ा आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जिससे हमारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाए। जी हाँ, समझ, दिल बाग बाग कर दो मेरा भी, आप लोग वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। जवाब दो यार, जल्दी जल्दी जवाब दो कि यहाँ पर व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो मानक भाषा बिल्कुल सही जवाब है, मानक भाषा। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मानक भाषा है वो जवाब जो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए ये मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में हिंट दिया था। कौन सा रासो सर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है परमाल रासो। किसके द्वारा कृत है, जगनिक के द्वारा। तो याद रखिएगा जो आल्हा खंड है ये परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है और आपका बेसिकली ये जगनिक द्वारा लिखा गया है, ये रचना की गई है। क्लियर है? चलिए सर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है। निमिष शब्द का, चलिए निमिष शब्द का पर्यायवाची जवाब दीजिए सभी लोग। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं निमिष के बारे में, तो निमिष का जो मतलब होता है वो होता है क्या आपका क्षण या पल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है क्षण या पल, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में वाच्य क्या है बताइए। मुझसे उठा नहीं गया कौन सा वाच्य। 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मुझसे उठा नहीं गया जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इसको बोलेंगे क्या सर, भाववाच्य बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। भैया जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है और यहाँ पर याद रखिएगा कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं अनाहूत, कुछ लोग बोल रहे हैं अप्रत्याशित। तो यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं अप्रत्याशित, उसका मतलब होता है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। बताइए सर, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो याद रखिएगा सर जो गोधूम शब्द है इसका, माफ़ कीजिएगा, इसका तद्भव क्या है सर, गेहूं है। क्लियर है? गोधूम का जो तद्भव है वो गेहूं, या गेहूं का तत्सम जो है वो आपका गोधूम है। इसी तरह गाय, गाय का भैया तत्सम क्या होता है, गौ होता है। और गोबर का जो तत्सम होता है वो गोमय होता है। इसके अलावा जो गोधन है वो आपका एक खुद ही तत्सम शब्द है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 यहाँ पर कह रहा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए एक हिंट देता हूँ कि एक विसर्ग संधि है। अब तो जवाब दे सकते हो ना, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, निह प्लस कपट। सभी लोग का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो निह प्लस कपट मतलब होता है निष्कपट, और इसका जो संधि विच्छेद है वो आपका क्या हो जाएगा सर, ये सॉरी इसका जो संधि है वो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। बताइए सर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है आपकी सही है। चलिए जवाब देखिए, अनुगृहीत का जवाब आना शुरू हो गया। और बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जो अनुगृहीत है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द वाला वर्तनी है। क्लियर है सर? तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है, जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए अपेक्षा के बारे में अगर हम बात करें सर, तो जो लोग यहाँ पर, जो भी हमारे साथीगण जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो लोग बोल रहे हैं अपेक्षा का क्या सर, विशेषण रूप कह रहा ना, तो अपेक्षित बिल्कुल सही जवाब है। तो जो लोग यहाँ पर अपेक्षित बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें इत प्रत्यय लगाकर इसको अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। चलिए
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो श ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग जवाब दीजिए, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। मज़ा आ रहा है ना सर। चलिए मज़ा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करते हुए चलो, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं सर सभी लोग। तो श की अगर हम बात करते हैं तो श ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं तालु, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अभी तक लाइक नहीं किया आपने, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किए। लाइक कर दो यार, आपका क्या जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए सभी लोग। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत, अत्यंत में बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात आ रहा है। तो अति उपसर्ग प्रयुक्त है। क्या भैया, अति। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं अति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है कि उपतक्या, देखिए ध्यान से, माफ़ कीजिएगा, उपतक्या का अर्थ क्या है। जवाब दीजिए, उपतक्या का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भैया उपतक्या का मतलब होता है पर्वत के पास की भूमि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर देखिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए पानी पी लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 कह रहा है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है। बताइए, अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है। अंगा का, बिल्कुल सही बात है भाई। अंगा बोल के देखो तो नासिक के वर्ड है, नाक से बोलते हो, नाक से श्वास निकलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है नासिक की, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका जो आपके सभी वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं ना, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सारे आपके नासिक के वर्ड ही होते हैं। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे देखिए क्या कह रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। देखिए 4 गज मलमल, तो मलमल की विशेषता बता रहा है 4 गज। तो 4 गज यानी कि क्या बता रहा है सर, परिमाण बता रहा है। तो परिमाण में भी निश्चित परिमाण बता रहा है। तो यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। परिमाण में भी पूछा होता तो कौन सा होता, तो निश्चित परिमाण बोधक ये विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है शीश का तत्सम रूप क्या है। बताइए, शीश का तत्सम रूप क्या है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर 28 का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भैया। जो शीश है इसका तत्सम रूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है शीर्ष होता है। तो जितने लोग यहाँ पर बी बोल रहे हैं वो लोग करेक्ट हैं। तो ऑप्शन सी वाले तो बिल्कुल गए, क्योंकि सी में तो ये सिरा वैसे भी तत्सम नहीं हो सकता है। जो आपका शीर्ष है वो आपका तत्सम रूप है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है सर चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में समास है। 29 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, माफ़ कीजिएगा। 29 में क्या हो जाएगा सर, चौराहा। चौराहा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर द्विग समास है। तो द्विग समास ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पर द्विग समास बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो चौराहा शब्द में क्या समास हो जाएगा सर, द्विग समास हो जाएगा। द्विग समास में पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आँख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या है। बताइए, आँख की किरकिरी होना इसका अर्थ क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो आँख की किरकिरी होना इसका मतलब होता है अप्रिय लगना। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो दोस्तों आज का आपको ये जो टेस्ट है कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और प्लीज़ जितने भी लोग हैं शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो। यार इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते हो। मुश्किल से हर वीडियो पे 2000, 3000, 5000 ऐसे व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग सपोर्ट करो। इतने कम बंदे तो है नहीं UP SSC में। आप लोग जितने भी ग्रुप है, जितनी भी चीज़ें हैं, सब जगह जाकर के शेयर करो। सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी इसी तरह की आपकी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एक चैनल पर ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, इसलिए सेकंड चैनल मैंने बनाया है। तो यार सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करो, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको हर चीज़ें देखने को मिल रही है। तो प्लीज़ सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इस चैनल को भी करो। और जितने भी लोग हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतनी ही आप सबसे रिक्वेस्ट है। कभी भी कोई पेड क्लास आज तक नहीं चलाया है, कभी भी कुछ मैंने नहीं बताया। समझ में आ रहा ना।
चलिए तो बाय यार, बस आज की इस वीडियो में तो इतना ही। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट सभी को। अभी के लिए अब मिलते हैं आप सबसे कल के वीडियो में। समझ में आ गया ना सर? चलिए।